नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम क्या उस S-400 से बेहतर है जो भारत खरीद रहा है? भारत MMRCA डील में सुखोई 57 जैसे एडवांस्ड व स्टेल्थी फाइटर जेट को क्यों सेलेक्ट नहीं कर रहा है? क्या F-35 सिर्फ वर्टिकल लैंडिंग कर पाता है जबकि वर्टिकल टेक ऑफ नहीं कर पाता है? फाइटर जेट के ग्लास एरिया से इसके रडार क्रॉस सेक्शन पर कितना फर्क पड़ता है? क्या भारत को S-400 की जगह S-500 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदना चाहिए था? इसी तरह के आपके सवालों के सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब मैं लाया हूं आपके लिए इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला सवाल मुइन सिद्दीकी जी का है जो पूछते हैं कि क्या अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम उस S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बेहतर है जो भारत रशिया से खरीद रहा है? दोस्तों, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि थर्ड सिस्टम को अमेरिका ने बनाया है जबकि S-400 रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है। कुछ पैरामीटर्स पर थर्ड व S-400 को कंपेयर करके देखते हैं। पहले बात करते हैं मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने की रेंज। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जहां 200 किलोमीटर की रेंज रखता है तो वहीं S-400 400 किलोमीटर दूर तक के किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में एक ही तरह की मिसाइल इस्तेमाल होती है जबकि S-400 अलग अलग दूरी के टारगेट्स के लिए अलग अलग मिसाइल्स का इस्तेमाल करता है। जैसे 400 किलोमीटर के लिए 40 N6, 250 किलोमीटर तक की रेंज के लिए 48 N6, 120 किलोमीटर तक की रेंज के लिए 9M96E2 को इस्तेमाल करता है जबकि शॉर्ट रेंज यानी कि 40 किलोमीटर की रेंज के लिए 9M96E का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं स्पीड की। तो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से जो मिसाइल्स अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलती हैं उनकी अधिकतम स्पीड 8.2 मैक तक होती है यानी कि 10,000 किलोमीटर पर आवर तक। वहीं S-400 की बात करें तो इसकी मिसाइल्स मैक 14 की स्पीड हासिल कर सकती हैं यानी कि 17,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से S-400 की मिसाइल्स जा सकती हैं। S-400 कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, यह एक बार में ही 80 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम शॉर्ट और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही रोक सकता है जबकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और यहां तक कि लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी आसानी से रोक सकता है। वहीं अगर बात करें फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स व स्टेल्थी फाइटर जेट्स को रोकने की तो वहां पर थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा कामयाब नहीं है। इसे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स का सहारा लेना पड़ता है जिसमें पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पर इसके साथ काम करता है। वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक ट्रू ऑलराउंडर है जो ना सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स बल्कि क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी रोकने की काबिलियत रखता है। S-400 के साथ हमें किसी भी तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मिलती हैं जबकि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के साथ हमें कई तरह के एंड यूजर एग्रीमेंट करने पड़ेंगे यानी इन्हें हम कहां इस्तेमाल करेंगे यह डिसाइड भारत नहीं अमेरिका करेगा। साथ ही थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के मुकाबले काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, काफी महंगा है। यानी कुल मिलाकर S-400 थर्ड के मुकाबले ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा एडवांस्ड है, ज्यादा रेंज भी रखता है और इसकी कीमत भी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से कम है। इसी कारण भारत ने थर्ड व पैट्रियट सिस्टम को छोड़कर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को चुना है। दोस्तों, एक और सवाल पूछा गया है कि भारत MMRCA डील में सुखोई 57 को क्यों नहीं चुनता है? दोस्तों, MMRCA डील में रशिया की तरफ से MiG-35 व सुखोई 35 को ऑफर किया गया है। सुखोई 57 इसका पार्ट नहीं है। भारतीय एयरफोर्स को सुखोई 57 कुछ खास पसंद नहीं है। इसके कुछ कारण हैं। भारत रशिया के साथ मिलकर 5th जनरेशन के FGFA प्रोग्राम पर काम कर रहा था। जो फाइटर जेट बनना था उसे ही Su-57 कहा जाता है, लेकिन इसमें काफी सारे इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस भी करने थे। भारत बराबर का पार्टनर था यानी कि सारी कॉस्ट को भी बराबर हिस्से में शेयर कर रहा था, लेकिन फिर भी रशिया Su-57 की टेक्नोलॉजीज को शेयर नहीं कर रहा था। भारत पर 150 से ज्यादा Su-57 खरीदने का भी दबाव बनाया जा रहा था ताकि इसकी सारी डेवलपमेंट कॉस्ट भारत से ही वसूल कर ली जाए। भारत को इसमें कई सारी खामियां या कमियां नजर आई। रशिया Su-57 को F-22 रैप्टर से बेहतर बनाने की बात कर रहा था, लेकिन Su-57 कुछ खास स्टेल्थी नहीं बन सका।
इसमें जो एडवांस्ड और ज्यादा थ्रस्ट वाले आइडियली 30 इंजन लगने थे, जिससे Su-57 मैक 1.6 की स्पीड पर सुपर क्रूज कर सके, उनकी जगह पर Su-35 वाले AL-41 इंजन लगाकर भारत को धोखा दिया जा रहा था। रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार नहीं था। यानी कुल मिलाकर Su-57 एक 5th जनरेशन का स्टेल्थी फाइटर जेट ना होकर मात्र 4.5 जनरेशन का ही एक हैवीवेट फाइटर जेट था। इसीलिए भारत इस प्रोग्राम से अलग हो गया और अब हम खुद का M का प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। अब Su-57 खरीदने के चांसेस लगभग 0 हैं। दोस्तों, अगला सवाल मालाराम जी का है, जो पूछते हैं कि क्या ग्लास एरिया से फाइटर जेट के रडार क्रॉस सेक्शन पर फर्क पड़ता है। मालाराम जी, जो ग्लास कैनोपी फाइटर जेट में लगी होती है वो कुछ हद तक फाइटर जेट के एरोडायनेमिक डिजाइन को खराब करती है, लेकिन पायलट को भी ज्यादा से ज्यादा सिचुएशनल अवेयरनेस देनी जरूरी होती है। इसीलिए ग्लास या ट्रांसपेरेंट मटेरियल की बनी कैनोपी लगानी पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ट्रैकिंग रडार की वेव्स कैनोपी के अंदर कई एजेस और कॉर्नर्स वाली जगह से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस जाती है तो फाइटर जेट को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसका भी सलूशन निकाला गया। F-22 रैप्टर की ग्लास कैनोपी को गोल्ड टिंटेड बनाकर इसके ऊपर इंडियम टिन ऑक्साइड की लेयर लगा दी गई ताकि रडार वेव्स कैनोपी के अंदर ना जा पाएं। इससे F-22 रैप्टर की स्टेल्थ बनी रहती है। दोस्तों, अगला सवाल अनिल जी का है, जो पूछते हैं कि S-400 और नए S-500 में रेंज के अलावा क्या खास डिफरेंसेस हैं और क्या भारत को S-500 नहीं खरीदना चाहिए था। देखिए, जहां S-400 400 किलोमीटर तक की कवरेज वाली मिसाइल से लेस है, तो वहीं S-500 की टारगेटिंग रेंज 600 किलोमीटर तक है। S-400 का रिएक्शन टाइम 10 सेकंड है, तो वहीं S-500 की मिसाइल्स मात्र 4 सेकंड में लॉन्च हो सकती हैं। लेकिन असली डिफरेंस की बात करें तो दो पैरामीटर सामने आते हैं। S-500 10,000 से 15,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकता है, उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अपनी 600 किलोमीटर रेंज के कारण S-500 की मिसाइल्स तो लो अर्थ ऑर्बिटल वाले सैटेलाइट्स तक को डिस्ट्रॉय करके दुश्मन की कम्युनिकेशन चेन को ही ब्रेक कर सकता है। दूसरा डिफरेंस है स्टेल्थी फाइटर जेट्स को भी लॉन्ग रेंज से ही ट्रैक व डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत। S-500 में S-400 की तरह ही कई तरह के एक्टिव व पैसिव रडार्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, जिससे यह F-35 व F-22 रैप्टर जैसे स्टेल्थी फाइटर जेट को भी काफी लंबी रेंज से ट्रैक कर सकता है। S-400 में भी ये दोनों काबिलियतें यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकना व स्टेल्थी फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है, लेकिन उस लेवल तक नहीं जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम कर सकता है। भारत S-400 को इसलिए ले रहा है क्योंकि यह एक रिलायबल एयर डिफेंस सिस्टम है जो 2007 से ही ऑपरेशनल है, जबकि S-500 बन तो गया है लेकिन इसका सीरियल प्रोडक्शन 2024 तक ही शुरू हो पाएगा। और भारत चीन व पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों के कारण इतना इंतजार नहीं कर सकता है। S-400 की सुरक्षा, रिलायबिलिटी और काबिलियत को एक अम्ब्रेला की तरह इस्तेमाल करके अपने खुद के S-400 के ही लेवल के बैलिस्टिक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तैयार व ऑपरेशनल करके उसकी तैनाती भारत करना चाहता है। इससे कुछ वर्षों बाद हमें S-400 की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। दोस्तों, अभयदीप जी का सवाल है कि F-35 सिर्फ वर्टिकल लैंडिंग ही कर पाता है, वर्टिकल टेक ऑफ नहीं कर सकता है। अभयदीप जी, F-35 के 3 वेरिएंट हैं, जिसमें F-35 का B वेरिएंट शॉर्ट टेक ऑफ व वर्टिकल लैंडिंग के लिए बनाया गया है। F-35B वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकता है, लेकिन इसके लिए इसे काफी हल्का रखना पड़ता है, यानी सिर्फ आधा ही फ्यूल ले जा सकता है और ना के बराबर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। वास्तव में इसे छोटे हेलीकॉप्टर कैरियर शिप्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिसकी छोटी एयर स्ट्रिप पर यह ठीक ठाक हथियारों के वजन के साथ उड़ान भर सके और उतरते समय वर्टिकल लैंडिंग कर सके। इमरजेंसी पड़ने पर ही F-35B से वर्टिकल टेक ऑफ करवाया जाता है। यह काबिलियत खास तौर पर इसके ट्रांसपोर्ट में बेहद सहायक होती है। इसे किसी छोटे डिस्ट्रॉयर या फ्रीगेट जहाज से भी एयरक्राफ्ट कैरियर या हेलीकॉप्टर कैरियर तक पहुंचाया जा सकता है। वर्टिकल टेक ऑफ करवाने पर बेहद कम फ्यूल होने की वजह से इसकी रेंज काफी लिमिटेड हो जाती है। ऐसे में मिड एयर रिफ्यूलिंग का सहारा लेना पड़ता है।
दोस्तों ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हैं तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।